हेलो दोस्तों, HE01 का सॉल्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 आ चुका है। तो इसके अंदर हम शॉर्ट टर्म क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करने वाले हैं और मैं दूसरे को इस क्वेश्चन पेपर से छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पेपर से मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो पहले हमें डिफरेंशिएट करना है ट्रेडिशनल और मॉडर्न एग्रीकल्चर के बीच में। फिर इसके बाद से हमें लिस्ट द डिस्कस एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट। तो हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के हार्मफुल इफेक्ट को डिस्कस करना है। कितने 3 हार्मफुल इफेक्ट को डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है इंट्रिंसिक रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि ड्रॉट पावर, जैसे रेन पावर जो रेन से होगी बारिश, उसी से हम जो फसलों को पानी देंगे, या इनमें कोई भी हम एनर्जी इंटेंसिव इनपुट नहीं यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हम बिजली से चलने वाली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी परचेजेबल आइटम यूज़ नहीं करते हैं हम इसके फसल के अंदर। तो ये जो है ये एग्रीकल्चर जो है हमारे रूरल एरिया में पाया जाता है। जैसे रूरल जो गाँवी इलाके होते हैं उनमें पहले पाया जाता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो खेती होती है उसकी बहुत कम प्रोडक्शन होती है और उसमें जो पानी निकलने का निकासी होता है बहुत कम होता है। क्रॉपिंग वगैरह को कभी भी किसी भी साल कुछ भी उगा देते हैं उसके अंदर। तो ये बहुत हार्मफुल होता है। ये इससे क्या क्या कॉज होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोशन हो गया। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट करके वो एक जगह मान लीजिए फसल नहीं उग रही है दूसरी जगह चले जाते हैं, तो सॉइल डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर हो गया। तो क्योंकि वो पेड़ों को काट करके वहाँ पर अपनी फसलें उगाएंगे दूसरी वाली। उसके बाद से हमारा सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे तो जो हमारी मिट्टी है वो धूप, पानी, हीट सबसे होगी कांटेक्ट में आएगी, तो इससे वो सॉइल इरोजन भी होगा। डिप्लीशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट को ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हर बार उसमें फसल उगाई जाती है तो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड आता है हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम एनर्जी इंटेंसिव सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और मार्केट से लाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, शुरुआत में तो हमारी फसल की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, पर उसके बाद से एक स्टेज के बाद से ये दोबारा डिमिनिश होने लगती है फसल की प्रोडक्शन। तो इसमें जो है हमारे मल्टीपल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ चीज़ों की यूज़ की वजह से, जैसे कि हमारे हो गए फर्टिलाइज़र्स, बायोसाइड्स, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। तो इससे क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक स्टॉक है ये ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि हम हाई यील्डिंग जो वैरायटी है उनकी वो लाते हैं मार्केट से। तो हमारा जो जेनेटिक स्टॉक है जो पहले से हमारी नेचुरली बना हुआ है तो वो ख़त्म हो जाता है। और डिजीज़ कुछ इरप्शन, कुछ नई डिजीज़ निकल के आती है, क्योंकि हम इसमें एक ही चीज़ की खेती करते हैं, इससे कुछ तरीके की नई डिजीज़ निकल के आ जाती हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफाइन सीवेज। पहले सीवेज को डिफाइन करना है। उसका से लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 6 स्टेप नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए कौन से 6 स्टेप नेसेसरी हैं वो डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीवेज हम किसे कहते हैं, सीवेज वो होता है जहाँ पर हमारा वेस्ट वाटर फॉल करता है सीवर्स के अंदर, नालों के अंदर, जो कि वेस्ट वाटर निकलता है हमारा इंडस्ट्रीज से, हाउसेस से और गार्बेज वगैरह कूड़ों के घर से जो निकलता है वेस्ट वाटर। अगर वो जब सीवर में फॉल करता है तो उसे हम कहते हैं सीवेज। ओके, एंड देन इसका जो फिल्ट्रेशन के 6 स्टेप है वो है हमारा, पहला है सेडिमेंटेशन, दूसरा है कोएगुलेशन, थर्ड है फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग एंड एरिएशन। तो सबको जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन में ये होता है कि जो हमारे बड़े पार्टिकल होते हैं वेस्ट वाटर के, वो सेटल डाउन होते हैं नीचे की तरफ, फिर उसको हम हटा देते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, हम वाटर को जो बिल्कुल लो वेलोसिटी पे रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे करके वहाँ से पानी निकले और उसका जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे जाके बैठ जाए। तो इसमें हम निकाल लेते हैं सॉलिड वेस्ट को। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। उसके बाद से हमारा आता है कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन में क्या होता है, हम कोई भी एक कोएगुलेंट डालते हैं, केमिकल कोएगुलेंट डालते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कोलॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको क्या हम कहते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स में कन्वर्ट होके वो जो फिल्टर पे सेटल डाउन हो जाते हैं और सेटल डाउन होने के बाद हम उनको निकाल लेते हैं। तो कोएगुलेशन में ये होता है। उसके बाद से हमारा आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के अंदर सैंड की एक लेयर होती है और एक फाइनली ग्रेडेड कोल होता है जिसके थ्रू वाटर पास करता है, और लास्ट में एक फाइब्रस मटेरियल होता है जिसमें हमारे परफोरेटेड कोर होते हैं, जिससे हमारा जो वाटर है वो फिल्टर हो जाता है।
तो इसमें जो है हमारे सॉल्यूबल जो सॉल्ट, मेटल और आयनिक सॉल्यूबल होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। तो इसके अंदर हम डिसइंफेक्ट करते हैं हमारे वाटर को पैथोजेनिक बैक्टीरिया से क्लोरीन के द्वारा। तो क्लोरीनेशन के द्वारा हम इसमें से जो अलग अलग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करते हैं। उसके बाद से ये अलग अलग तरीके से होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट से भी हो सकता है, ओजोन से भी होता है, सिल्वर आयन से भी हो सकता है। तो उसके बाद से हमारा आता है सॉफ्टनिंग। तो सॉफ्टनिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कैटायंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसको हम रिमूव करते हैं हार्ड वाटर में से। तो इसका हमारा अगला स्टेप आता है एरिएशन। तो एरिएशन के अंदर हम इसके अंदर एयर के बबल्स फेंकते हैं बहुत देर तक, ताकि जो वाटर निकला है ये वाटर ऑक्सीजनेटेड हो जाए और पीने लायक हो। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कई बार हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आया है, मैंने देखा है, और इस बार भी पक्का है इसमें से एक न एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इम्पार्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने में हमारे एनजीओस क्या हेल्प करते हैं ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली ये माना जाता है कि जो हमारे एनजीओस होते हैं वो 3 वेज में हेल्पफुल होते हैं। पहला हमारा टू एड एंड एडवाइस द गवर्नमेंट की सहायता करना या उनको एडवाइस देना कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। दूसरा हमारा टू एक्ट एज द आइस एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट का आइस और ईयर्स का काम करना, कि गवर्नमेंट को बताना कि किस तरीके से काम बाहर हो रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उसके बाद थर्ड है हमारा टू एजुकेट द पीपल एट लार्ज स्केल पे लोगों को एजुकेट करना, जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि वो जान सके कि कंजर्वेशन कैसे करना है एनवायरनमेंट का। तो जो एनजीओस होता है इनका एक बहुत बढ़िया नेटवर्क होता है लोगों के साथ। तो ये एक पूल ऑफ डाटा क्रिएट कर सकते हैं और इसको प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो इसको प्रेजेंट कर सके गवर्नमेंट के सामने, जिससे कि गवर्नमेंट इस पे अपना आइडिया बता सके किस तरीके से हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। और एनजीओस इसको हेल्पफुल भी हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। जो आइडिया उन्होंने क्रिएट करा है या गवर्नमेंट जो बना रही है कोई चीज़ पॉलिसी, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हमारी एनजीओस हेल्प कर सकती हैं। तो ये जो एनजीओस होते हैं ये रिसर्च में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक तरह का एनजीओ था जो कि रिसर्च में भी हेल्प करता था, और इसने पहले तो बर्ड फील्ड की इकोलॉजी में रिसर्च करी थी। उसके बाद से हमारा आता है कुछ तरीके की एनजीओस। तो ये एनजीओ पहला है हमारा कल्पवृक्ष। तो कल्पवृक्ष के अंदर हमारे जो एनजीओस थे 1979 में स्टूडेंट्स के साथ इस एनजीओ को स्टार्ट करा था, और इसके अंदर एजुकेशन, रिसर्च, कैंपेन्स वगैरह बैठाए गए थे। और ये दिल्ली के जो आसपास के फॉरेस्ट वाले इलाके हैं इनको बचाने के लिए बनाया गया था। उसके बाद से हमारा केरल शस्त्र साहित्य परिषद, इसके अंदर जो इसको ज़्यादा माना जाता है कि पीपल साइंस मूवमेंट हुई थी इसके अंदर, और ये 1969 में 40 मेंबर्स के साथ स्टार्ट करा गया था, और कुछ ही डिकेड्स में 476 लोगों की मेंबरशिप इसमें हो गई। और इसके अंदर 20 से ज़्यादा केरल के अंदर स्प्रेड हो गए। इसके जो सेंटर्स हैं वो 20 से ज़्यादा स्प्रेड हो गए केरल के अंदर। इसके बाद से इन्हें अवार्ड किया गया इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के साथ 1988 में। उसके बाद है हमारा ये चिपको मूवमेंट आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने स्टार्ट करा था सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर, नॉन वायलेंस के अंदर, कि इसके अंदर जो लोग होते हैं वो पेड़ के पास चिपक करके पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं। उसके बाद से अपिको मूवमेंट, ये अपिको मूवमेंट चिपको मूवमेंट को ही देख करके बनाया गया था। ये कर्नाटक के अंदर जब वो चिपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसके बाद से कर्नाटक के अंदर ये भी मूवमेंट आई, तो इसके अंदर इसको बोला गया अपिको मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर कर्नाटक में हगिंग यानी गले लगने को अपिको कहते हैं, तो इसको बनाया गया अपिको मूवमेंट। तो दोस्तों अब जो मेरे को टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, और मैं वीडियो के अंदर जो भी मैंने टॉपिक समझाए हैं वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाए हैं। आप उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखिए, क्योंकि आपको नंबर चाहिए तो आपको कहानी बनानी पड़ेगी। तो चलिए अब सेकंड जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है ये टॉपिक है हमारा इंसिनरेशन। ये जो मेथड है ये हजार्डियस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए है। इसके अंदर जो है हम वेस्ट को जला देते हैं, और इससे क्या होता है जो हमारा हजार्डियस वेस्ट है वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है वेस्ट मिनिमाइजेशन का, वेस्ट को कम करने का, और एक कॉस्टली मेथड भी है। ये इस ऑपरेशन में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, कॉस्ट लगता है।
अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, फ्रेश वाटर पोल्यूशन और मरीन पोल्यूशन। तो फ्रेश वाटर पोल्यूशन में अलग से 2 कैटेगरी में डिवाइड है, सरफेस वाटर पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच में रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन। तो हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताने हैं जो कि यूट्रोफिकेशन में रिजल्ट करते हैं, यूट्रोफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका से चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहले हमारा जो सीवेज होता है या फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि हमारे खेतों से निकल करके बाहर निकलते हैं, तो हमारे जो रिवर्स और लेक्स में आते हैं। तो जो रिवर्स और लेक्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स से रिच हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर एल्गी और ग्रीन प्रोटिस्ट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, एल्गल ब्लूम क्रिएट करते हैं वहाँ पर। फिर इसके बाद से जो एल्गी और ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं और वहाँ के ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फिर धीरे धीरे मरने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन उनके लिए कम पड़ने लगती है। फिर उसके बाद जो एरोबिक डिकम्पोजर्स होते हैं उन मरने के बाद उनको डिकम्पोज करते हैं जिससे कि वो भी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन और यूज़ करते हैं, जिसके ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसमें जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिश वगैरह जो भी उनमें मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रहते हैं उसके अंदर, वो भी मरने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा यूट्रोफिकेशन का चार्ट, जिसकी वजह से हमारे जो मरीन वाटर है या मरीन में लेक्स में हमारा यूट्रोफिकेशन क्रिएट हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें